स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल पर पेज पर। बादल राग जो आपके यहाँ कविता है, इसकी व्याख्या आपने पिछले वीडियो में देखा और उससे जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो अभ्यास प्रश्न थे, उनको भी आपने पढ़ा। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ आज आपके सामने मैं इस पाठ का सार लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सार इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कविता की जो बातें हैं, यदि आपको पूरी व्याख्या नहीं आई, याद नहीं हो रही है, उसका आप सार समझ लेते हैं तो कविता की जो बातें हैं वह प्रमुख बातें आपको पता चल जाती हैं। फिर आप अपने स्वविवेक के आधार पर अपने शब्दों की एक लाइन बना करके आप अच्छे से उसका उत्तर लिख सकते हैं और जान सकते हैं उसके बारे में पाठ में क्या कहा गया है। ठीक, इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके सामने यहाँ जो बादल राग कविता है उसका सार लेकर के उपस्थित हुए हैं। आइए सार को समझते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, बादल राग जो कविता है वो प्रतीकार्थक रूप में आई है। छायावाद जो युग रहा है वो उसका सबसे सही उदाहरण यही आपको मिलेगा, क्योंकि प्रतीकात्मक शब्दों का बहुत प्रयोग हुआ है और बादल को यहाँ क्रांति के रूप में दिखाया गया है। तो आपको सार समझने में कठिनाई ना हो, इसलिए हमने पॉइंट वाइज देखिए बातों को लिखा है। हेडिंग वाइज हमने यहाँ लिखा जिससे आपको बातें समझ में आए। देखिए, बादल का आवाहन एक क्रांति है, ठीक है ना। बादल से आवाहन किया जा रहा है और वो एक प्रकार से क्रांति को बुलाया जा, क्रांति लाने की बात की जा रही है। कैसे? लघु मानव, ध्यान दीजिएगा, लघु मानव ये आपके लिए नया शब्द लग रहा होगा। लघु का मतलब छोटा, मानव का मतलब मनुष्य, छोटा मनुष्य का मतलब जो निम्न स्तर का व्यक्ति होता है। लघु मानव अर्थात आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि बादल का आवाहन क्रांति के रूप में करता है, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं, जो अंत में कवि कहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़े परिवर्तन का प्रतीक है, जबकि छोटे ही शोभा पाते, छोटे परिवर्तनों की सुंदरता को दर्शाता है। इसका मतलब जब क्रांति आती है तो क्रांति आने पर हमेशा, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है कि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। इसका मतलब जब भी क्रांति आई है, जो निम्न स्तर के लोग हैं उन्हीं को फायदा हुआ है, क्योंकि क्रांति हमेशा पूंजीपति उच्च वर्ग के लोगों की नीतियों के खिलाफ लाई जाती है, क्योंकि उनकी ऐसी नीतियां होती हैं, उनका ऐसा नियम होता है, उनके कुछ ऐसे आचरण होते हैं जिसकी वजह से जो निम्न स्तर का व्यक्ति होता है, निम्न स्तर का मतलब जो छोटे तबके का व्यक्ति होता है, आर्थिक रूप से मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे आप, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते हैं उनका शोषण होता है, तो क्रांति में उनको फायदा होता है। इसीलिए ये जो लाइन है कि विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, ठीक है। इसके बाद किसान मजदूर की आकांक्षाएं। किसान और मजदूर, किसान की आकांक्षा यह है कि जब बादल बारिश करेगा, बारिश होगी तो फसल लहलहा उठेगी, फसल अच्छी हो जाएगी। मजदूर क्रांति के रूप में बादल को देखते हैं कि जब बादल के रूप में क्रांति जो क्रांति है आएगी, तो जो मजदूरों का शोषण हो रहा है वो नहीं होगा, एक नई विचारधारा का जन्म होगा, जिसमें से जो कुछ नीतियां हैं जिससे उनका शोषण होता है उनको समाप्त किया जाएगा। ठीक, किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप पुकार रही हैं। कविता में कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक बतलाया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रतीक होगा, वर्तनी दोष है। ठीक, दुख के खिलाफ लोगों की क्रांति से उम्मीद। इसका मतलब जब किसी भी समाज में उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर मध्यम वर्गीय या निम्न वर्ग के लोगों का शोषण होता है, तो वो क्रांति की तरफ बढ़ते हैं और क्रांति से उन्हें एक उम्मीद होती है कि उनका शोषण अब नहीं होगा, कुछ ऐसी नीतियां बनेंगी जिससे उनको भी उनका अधिकार मिलेगा, समानता उनको भी मिलेगी। ठीक, मानव जीवन में सुख व दुख हवा के समान चंचल है। ये वाली बात जो तिरती है, जो समीर छाया ऐसे करके जो लाइन है, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, सॉरी इसके लिए, वो उसके लिए वही बात है कि हवा के समान सुख व दुख
चंचल है अथवा अस्थायी है, चंचल का नहीं अस्थायी, क्योंकि मानव जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। संसार का हृदय शोषण रूपी अग्नि से जला हुआ है और वह बादल दुख व शोषण से ग्रस्त संसार पर जल बरसाकर शोषण के खिलाफ लोगों के मन में दबे क्रांति के बीज को अंकुरित करता है। बादल को यहाँ क्रांति का प्रतीक बताया ही गया है। इसके बाद जिस प्रकार लोगों की उम्मीद होती है कि बादल जल बरसाकर गर्मी से राहत देगा, उसी प्रकार लोगों को क्रांति से उम्मीद है कि उन्हें शोषण से मुक्ति मिलेगी। यही तो हमने बताया आपको ना। इसके बाद क्रांति की हुंकार, क्रांति की हुंकार वाली वो जो बातें हैं, वो जो पंख और कीचड़ वाली जो बात आई है, अट्टालिका वाली बात है, वो ये है। क्रांति के हुंकार से कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी शोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। शोषण का शिकार हुए लोग अपने मन में अपने उद्धार की आशाएं लिए क्रांति की ओर ताकते रहते हैं। ठीक, थोड़ा साइड होता हूं, नोट करिए इसको, जिससे आपको पाठ समझ में आ जाए। और ये बहुत छोटा सार लेकर के आया हूं, वैसे सार छोटा है लेकिन इसमें भी मैंने बहुत छोटा किया है इसको। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, क्रांति का प्रभाव क्या होता है। क्रांति का प्रभाव क्या होता है? आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे ऊंचे पर्वत बिजली गिरने से उस प्रकार खंडित अथवा नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार युद्ध भूमि में हथियारों के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि क्रांति से बड़े लोग या पूंजीपति प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत पर्वतों के खंडित होने पर छोटे पौधे हंसते हैं, वे इससे अपार हरियाली प्राप्त करते हैं और प्रसन्न होकर के हाथ हिलाकर तुझे अर्थात बादल को बुलाते हैं। वो वाली जो बात है कि जो गगनचुंबी वृक्ष हैं वो बादल को छूने के लिए कभी बादल से स्पर्धा रखते थे, आकाश से स्पर्धा आसमान को छूने के लिए स्पर्धा रखते थे, कंपटीशन रखते थे। वे बादल की गर्जना के बाद, मूसलाधार बारिश, आंधी और वज्रपात के बाद टूट करके गिर जाते हैं। वहीं छोटे जो छोटे पौधे होते हैं वे नहीं टूटते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर वो छोटे पौधे खुश होते हैं कि इसका मतलब छोटे पौधे कौन है? निम्न वर्ग। बड़े बड़े पेड़ कौन है? उच्च वर्ग के लोग, पूंजीपति। ठीक, इसका मतलब ये कि क्रांति से शोषित व दलित वर्ग को लाभ मिलता है, अर्थात शोषित वर्ग जब शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो बड़े से बड़े पूंजीपतियों का घमंड चूर चूर हो जाता है। ठीक, ऊंचे ऊंचे भवन शोषण के प्रतीक हैं, ध्यान दीजिएगा बर्तन से। ठीक, जो अट्टालिका वाली बात आई है उसमें उसको कवि ने आतंक भवन कहा है। वो वाली बात कि कवि के अनुसार पूंजीपतियों के द्वारा बनाए गए ऊंचे ऊंचे भवन केवल भवन नहीं है, बल्कि ये तो गरीबों में भय पैदा करने वाले भवन है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो उनके द्वारा बनाई गई ऊंची इमारत है, जो उनके द्वारा बनाए गए महल हैं, वे उनके महल जो हैं वह गरीबों के लिए आतंक भवन के समान हैं। उनको देख करके वो डर का माहौल बन जाता है, क्योंकि वे भवन को तैयार करने में लोगों का शोषण करके ही वो भवन तैयार किया गया। उसको देख करके उनको अपने अत्याचार की याद आ जाती है, कैसे उनको परेशान किया गया था। ठीक, क्योंकि पूंजीपति लोगों ने इन्हीं गरीबों का शोषण करके ही बनाया है। प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है, जबकि निम्न वर्ग में बच्चे कोमल शरीर के होते हैं तथा रोग व कष्ट की स्थिति में भी हमेशा हंसते मुस्कुराते हैं। थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन करूंगा कि जो हमेशा बाढ़ आती है, बाढ़ रूपी जो क्रांति आती है, उससे जो प्रभावित होते हैं वो हमेशा पूंजीपति ही होती है। प्रभावित कैसे होते हैं? मतलब उनका क्रांति का प्रभाव पूंजीपतियों के ऊपर पड़ता है, बल्कि जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो ठीक वैसे कमल और छोटे बच्चे की भांति होते हैं, जो कि हर परिस्थिति में खुद को हमेशा खड़ा रखते हैं। हमेशा उनको क्या करते हैं? उनसे मुकाबला करते हैं। किससे करते हैं? दुख व कठिन परिस्थितियों से। वे डरते नहीं है, डगमगाते नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखेंगे समझ में आएगा। ठीक, इसके बाद अंतिम क्रांति करके शोषण को समाप्त करने की गुहार। अंत में जो जीर्ण शीर्ण शरीर और हाड़ मांस ये सब जो बातें आई हैं कि जो पूरा सार है उसको निचोड़ लिया गया है, चूस लिया गया है, ये सब बातें आई हैं, वो इसीलिए आई हैं। क्या कि कवि बादल अर्थात क्रांतिकारी से कहता है कि शोषित वर्ग शोषण के कारण अत्यधिक कमजोर हो गया है और वह शोषण को खत्म करने के लिए बेचैन है। शोषकों ने शोषित वर्ग की जीवन शक्ति छीन ली है, अर्थात उनका रक्त रूपी सार तत्व चूस लिया है। वह केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। कवि बादल अर्थात
क्रांतिकारियों से ध्यान दीजिएगा, गुजार नहीं होगा ये, गुजारिश करता है या गुहार लगाता है। ठीक, गुहार लगाता है कि तुम बरस कर किसान की गरीबी को दूर करो, अर्थात क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। यहाँ पर बादल से क्या कहा गया है? शोषण को समाप्त करने के। बादल कौन है? क्रांति का प्रतीक है। ठीक, उम्मीद करता हूं ये आपको जो मैंने छोटा सा सार दिया है ना, ये समझ में आया होगा। देखिए, ये बादल राग जो है ना, अपने आप में दो अर्थ देने वाली कविता है। इसमें आप पाएंगे कि शब्दों को जैसे लिखा गया है उनका अर्थ वही होने के साथ साथ दूसरा अर्थ भी है। इसीलिए इस पाठ की जो व्याख्या है वो हमने हर जो लाइन है उसको एक एक शब्द को बता करके एक्सप्लेन किया है। और आप देखेंगे 4 पार्ट में वीडियो बना है। कारण यही क्योंकि ये प्रतीकार्थक को लेकर के चलने वाली कविता है। ठीक है, सार भी हम इसलिए इसका लेकर के आए क्योंकि ये कविता अपने आप में महत्वपूर्ण है और आपको इसका अच्छे से व्याख्या के साथ साथ इसकी जो बातें हैं, इसका जो सार है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, उम्मीद करता हूं ये आपको सार समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं साइड होता हूं, अंत वाली बात जो है इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा पीछे करता हूं जिससे कि आपको ये भी, ठीक, इसके बाद थोड़ा और एक बार पीछे चलता हूं। ठीक, उम्मीद करता हूं ये आपको सार समझ में आ गया होगा। इसको आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से अपने जो कंटेंट हैं उनको आप तैयार रखिए और आपको अच्छा कंटेंट यहाँ से डिलीवर किया ही जा रहा है। और इसके साथ साथ एक निवेदन ये भी रहेगा कि और लोगों को भी ये वीडियो भेजिए और लोगों को भी चैनल से जोड़िए, जिससे कि उनको भी जो हिंदी की बातें हैं और हिंदी के साथ साथ अन्य विषय भी जो पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पर, वो आप उनको भी पता चले, वो भी इससे छूट ना जाएं, अछूते ना रहें। ठीक, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।